कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ लो सीरीज का पहला लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें आपको प्रीवियस लेक्चर में आपसे डिस्कस हुआ था कुछ स्ट्रैटेजी वीडियो के साथ में। तो आज हम सबसे पहले पढ़ लो सीरीज का जो पहला लेक्चर है उसको लेके आए हैं, और उसमें जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 जो हम उसमें लेके आए हैं उसका नाम है सॉल्यूशंस। सभी को पता है इस बात के बारे में, ठीक है ना। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं हम। पढ़ लो सीरीज का फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, उसी को आपको अच्छे से तैयार करना है और उसी से आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। यानी कि इसी बात को देखते हुए हमने ये रखा है कि पढ़ लो सीरीज की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें जो पहला लेक्चर आपका आने वाला है वो सॉल्यूशन का है। चलिए भाई सॉल्यूशन देखते हैं आप। तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं इसमें, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको आने वाला है वो मास परसेंटेज से आने वाला है। हालांकि मास परसेंटेज का क्वेश्चन काफी कम देखने को मिला है, लेकिन किसी भी छोटे या बड़े टॉपिक को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम सभी टॉपिक्स को लगभग जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन सभी को लेकर चलने वाले। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं मास परसेंटेज की, तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है, और आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है। मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन एंड टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं, सबसे पहले तो दो चीज आपको ये याद रखनी जो कि काफी हम यूज करने वाले हैं। सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक का नाम होता है सोल्यूट और एक का नाम होता है बच्चे सोलवेंट। क्या नाम होता है? सोलवेंट। अब जो सोल्यूट होता है वो क्वांटिटी में कम होता है, यानी कि जिसकी परसेंटेज लो होगी, जिसकी परसेंटेज कम होगी वो सोल्यूट, और जो हाई क्वांटिटी में यानी कि हाई परसेंटेज के साथ में होगा उसका नाम क्या होगा? सोलवेंट होगा। और एक सोल्यूट और एक सोलवेंट मिलने के बाद ही क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है ना। अगर मुझे मास परसेंटेज सोल्यूट की कैलकुलेट करनी है तो ये जो लिखा है ना मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, तो मैं यहां पर सोल्यूट लिखूंगा। और अगर मुझे सोलवेंट की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो मैं मास ऑफ द कंपोनेंट की जगह क्या लिखूंगा? मास ऑफ द सोलवेंट लिखने वाला हूं, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहीं से लिंक करके मैं एक छोटी सी बात आपको और बता देता हूं। व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन? बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? तो याद रखना, बाई का मतलब होता है टू। जिस भी सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं? दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है, ठीक है ना। जिसके अंदर तीन कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे उसको टर्नरी। अब जैसे मैंने कहा आपसे a प्लस बी गिव्स सॉल्यूशन, ए और बी मिलने के बाद कोई सॉल्यूशन देते हैं, तो ए इस सॉल्यूशन के अंदर ए और बी दो ही तो चीजें हैं। जब इस सॉल्यूशन के अंदर दो ही चीजें हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि इसको बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। बाइनरी सॉल्यूशन आपके सामने आएगा, आपके सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन ही है, ये बात ध्यान रखना। जो क्वांटिटी में कम होता है वो सोल्यूट, जो क्वांटिटी में ज्यादा होता है वो सोलवेंट। अच्छा, एक छोटी सी बात आपको यहां पर और याद रखनी है, क्या? कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सोलवेंट। वाटर क्या होता है? वाटर इज अ यूनिवर्सल सोलवेंट। वाटर इज अ यूनिवर्सल सोलवेंट का मतलब क्या होता है भाई? यूनिवर्सल सोलवेंट का मतलब होता है कि वाटर की क्वांटिटी कम हो या वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो, वाटर हमेशा एज ए सोलवेंट ही काम करने वाला है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना भाई? ठीक है ना, ये याद रखेंगे। चलिए, तो यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल लिखा गया, क्वेश्चन अभी देखने वाले हैं हम। इफ द सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब बाय द 10% ग्लूकोज इन वाटर, तो ये मेन इंपॉर्टेंट लाइन है हमारी। अच्छा, मैं 10% की बात करता हूं तो क्या मैं 10% को ऐसे लिख सकता हूं 10/100? बिल्कुल लिखा जा सकता है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 ही हो तो 10/100 मैंने लिखा। अब याद रखना है ये आपसे, आपको आज से, कि जो ऊपर की क्वांटिटी होती है किसको रिप्रेजेंट करती है? सोल्यूट की, और जो नीचे वाली क्वांटिटी होती है ये किसको रिप्रेजेंट करती है भाई? सॉल्यूशन को। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। और अगर मुझे सोलवेंट कैलकुलेट करना है तो मेरे पास जो फॉर्मूला होता है सोल्यूशन इक्वल टू, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, सोल्यूट प्लस क्या? सोलवेंट। तो मेरे पास सॉल्यूशन कितना है? 100। मेरे पास सोल्यूट कितना है? 10। तो मेरे पास सोलवेंट कितना आ जाएगा बच्चों? 90 आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करके निकाल लेंगे। तो इस तरीके से बीच बीच में आपको कहीं कहीं जरूरत पड़ेगी इस चीज की भी, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं समझता हूं 10% का मीनिंग आप समझ गए होंगे। जिस बच्चे को समझ नहीं आया वो एक बार वीडियो को, ठीक है ना, पॉज करके या बैक करके देख सकता है दोबारा से, ठीक है ना, और करेगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, मास परसेंटेज
ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हो सकते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इज इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन एंड टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। चलिए मास परसेंटेज के ऊपर हम सबसे पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं मास परसेंटेज की, तो वो ये है, ठीक है ना। अब क्या लिखा गया है सॉल्यूशन के इसके अंदर, देखिए इसने कहा कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। तो बच्चे एक छोटी सी बात ध्यान रखना, जब आप आंसर लिखते हैं, जब आप आंसर लिखते हैं तो आंसर में दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। किसी भी न्यूमेरिकल को करते समय आप याद रखना गिवन लिखना जरूरी है, ठीक है ना। तो मास परसेंटेज तो मैं लिख देता हूं, कैलकुलेट करना है आपको, और दिया क्या पहले वो लिख लेते हैं, फिर उसके बाद ये लिख देंगे 22 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो मैं यहां पर लिखता हूं वेट ऑफ बेंजीन, देखो बी लिख दिया मैंने, वेट ऑफ बेंजीन इक्वल टू कितने ग्राम दिया हुआ है, 22 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना। और अगर मैं बात करता हूं कार्बन टेट्रा क्लोराइड की, तो मैं यहां पे लिखता हूं सी, ठीक है ना। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का जो वेट दे रखा वो 122 ग्राम दिया हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें सोल्वेंट या सोल्यूट क्या है, तो देखो ये 22 ग्राम है, ये क्वांटिटी में कम है, जब ये क्वांटिटी में कम है तो ये क्या है, ये हमारा सोल्यूट है, और ये क्वांटिटी में ज्यादा है तो ये क्या है आपका सोल्वेंट है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना बच्चों, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब परसेंटेज पूछिए तो मैं टोटल मास निकाल लेता हूं पहले, तो मैं निकालता हूं टोटल मास। अब टोटल मास तो वही किसका होता है, सॉल्यूशन का होता है, तो टोटल मास इज इक्वल टू, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू किसके, सोल्यूट प्लस सोल्वेंट, यानी कि 22 प्लस 122। तो मैं इसको क्या लिखने वाला हूं, 144 लिखने वाला हूं, क्या लिखने वाला हूं, 144 ग्राम, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या आ गया है, टोटल मास आ गया है। अब मुझे बेंजीन का मास परसेंटेज कैलकुलेट करना, तो याद करो अभी थोड़ी देर पहले आपने फॉर्मूला लिखा था, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, फॉर्मूला लिखूं या नाम लिखूं, बात एक ही है, इज इक्वल टू मास ऑफ बेंजीन, क्या फॉर्मूला था भाई, मास ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मास, टोटल मास टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल मास को, ठीक है ना, इनटू 100, ठीक है ना भाई। अब इसका कितना दिया हुआ है 22, और इसका कितना दिया 144, ठीक है ना, इनटू 100। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 15.28 ग्राम के आसपास आपका, सॉरी परसेंटेज में निकालने हम तो, इतने परसेंट आपका क्या निकल के आ जाएगा, मास ऑफ बेंजीन निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको इसी तरीके से सिमिलरली किसका मास निकालना है भाई, आपको इस तरीके से किसका मास निकालना है भाई, मास परसेंटेज किसकी निकालनी है, अगर कार्बन टेट्रा क्लोराइड की निकालनी है तो देखो मैं कैसे निकालूंगा, मास परसेंटेज ऑफ CCl4 इज इक्वल टू 100, टोटल परसेंटेज 100 होती है क्योंकि एक बाइनरी सॉल्यूशन तो दो ही कंपोनेंट मिलेंगे, तो 100 माइनस 15.28, ठीक है ना। अगर आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका लगभग 84.72 के आसपास ही आ जाएगा, ठीक है ना। इतनी परसेंटेज आपकी किसकी आ जाएगी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। ध्यान से देख लो, कोई डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखने वाले हैं फिर आपके डाउट्स को, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखना जरा, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2, अ सॉल्यूशन कंटेन 20 ग्राम NaCl। तो मैं यहां पर वेट लिखता हूं, लिखने का तरीका मेरा फिर से वही रहेगा, गिवन, तो गिवन में आप क्या लिखने वाले हैं भाई, वेट ऑफ NaCl, देखो मैंने ऐसे लिख दिया अब की बार, ठीक है ना। वेट ऑफ NaCl इक्वल टू कितने ग्राम लिखता हूं मैं, 20 ग्राम यहां पर मेंशन करता हूं, ठीक है ना। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो आपको प्रेजेंटेशन आनी चाहिए, ये ध्यान हमेशा रखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन करने का तरीका मैं आपको सबसे सही वाला बताऊंगा। इन 95 सेंटीमीटर क्यूब, अब सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट है, तो आपको पता होगा वॉल्यूम का, तो यहां पर V इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 95 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है ना। द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1, डेंसिटी दे रखी है बच्चों, डेंसिटी क्या 1.25 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी दी हुई है। व्हाट इज द मास परसेंटेज, और पूछा क्या है आपसे, मास परसेंटेज पूछी है, तो मैं यहां पर लिखता हूं मास परसेंटेज ऑफ NaCl इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब मास परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, मास परसेंटेज ऑफ NaCl इज इक्वल टू मास ऑफ NaCl अपॉन टोटल मास, ठीक है ना, क्या टोटल
मास इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है आपके पास, ठीक है ना। अब मेरे पास मास ऑफ NaCl तो है, ये रहा, कितना है 20 ग्राम है, लेकिन मेरे पास टोटल मास तो है ही नहीं। तो टोटल मास को कैलकुलेट करने के लिए आपको डेंसिटी वॉल्यूम की हेल्प लेनी पड़ेगी। आपको सभी को पता होगा डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी कितनी है आपकी, डेंसिटी आपकी है 1.25 इंटू वॉल्यूम कितना आपका 95। अब यहां से आपका टोटल मास निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। और इस मास को आप यहां से यहां पुट करेंगे इंटू 100, तो आपकी यहां पे मास परसेंटेज निकल के आ जाएगी। समझे नहीं समझे कैसे बताया, कुछ भी नहीं करना है, बस यहां पर ये कैलकुलेट करके ये मास यहां पर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहां पुट कर देंगे, पुट करके इसको डिवाइड करके आपकी मास परसेंटेज ऑफ NaCl आ जाएगी, ठीक है ना। याद रहेगा ना, ये डेंसिटी वाला क्वेश्चन लिंक करके पूछा है, तो अच्छा क्वेश्चन था इसलिए यहां पर बताया गया, ठीक है ना बच्चों। किसी को कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। अभी आपको लग रहे होंगे कि बड़े सिंपल से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, लेकिन हम सिंपल टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट चलने वाले हैं, ठीक है ना बच्चों। अब इस क्वेश्चन को आपको, चलो मैं ही करा देता हूं, मैं आपको क्या, मैं ही करा देता हूं, इसको ही बता देता हूं मैं, ठीक है ना। इन सभी क्वेश्चंस की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम पे, ठीक है ना, कनेक्ट हो जाइए। PDF टेलीग्राम पे ही मिलेगी, इस बात को ध्यान रखना है आपको। गिवन, ठीक है ना। अब गिवन में देखिए क्या किया है इसने, अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर was found to be severely contaminated with chloroform. क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3, which is supposed to be a carcinogen. The level of the contamination was 15 ppm by mass. अब 15 ppm का मतलब क्या है कि 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म, 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म जो है, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूं क्लोरोफॉर्म के मास की, तो मैं यहां पर लिखता हूं मास ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 इज इक्वल टू कितने ग्राम, 15 ग्राम, ठीक है ना। अच्छा, ये ppm का मतलब आपको पता ही होगा, इसका मतलब क्या होता है भाई, तो जिसको नहीं पता वो याद रखेगा, इसका मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है ना भाई। इसका मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। और 1 मिलियन किसके बराबर होता है, ये याद होगा आपको, यूट्यूब आप सभी देखते हैं, 10⁶ के बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ 15 ppm का मतलब कि 10⁶ के अंदर 15 ग्राम ये हमारा सॉल्वेंट है, वो सोल्यूट है, इतने ग्राम के अंदर इतने ग्राम ये दिया गया है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब मैं वेट ऑफ सॉल्वेंट यहां पर लिख देता हूं। हालांकि ये ध्यान रखना 10⁶ जो है ये टोटल सॉल्यूशन का है, इसमें से 15 माइनस करूंगा तो लगभग इक्वली आया, क्योंकि ये 10 लाख है और भाई 15 ग्राम कुछ मायने नहीं रखता, तो मास ऑफ सॉल्वेंट लगभग इतना ही रखा जाएगा, इसके बराबर ही, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना है आपको। अब आपको निकालना क्या है, मास परसेंटेज निकाल लिए ना, तो मैं निकालता हूं सबसे पहले पार्ट में मास परसेंटेज। तो देखो कैसे निकालूंगा, मास परसेंटेज ऑफ CHCl3 इज इक्वल टू मास ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो मास ऑफ क्लोरोफॉर्म क्या होता है 15, और टोटल सॉल्यूशन का आना मैंने आपको बताया था, ये सॉल्यूशन का होता है, सॉल्वेंट का इसमें से माइनस करके, क्योंकि बहुत नेग्लिजिबल क्वांटिटी है, 15 ग्राम 10 लाख के कंपैरिजन में काफी कम है, इस वजह से सिमिलर ही लिख लिया इनटू 100। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 15 इंटू, ये ऊपर जाएगा ये ऊपर 2 जीरो, जो 2 जीरो खत्म कर देते तो 10⁴ आ जाएगा माइनस का, ठीक है ना बच्चों। तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻³ ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से हमने ये कैलकुलेट किया। अच्छा, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, ये मैंने लास्ट में उसमें आपको फॉर्मूला बताई थी, इसलिए मैंने यहां पर नहीं लिखा है, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए इसको यहां पर लिया गया है, ठीक है ना। अब सेकंड केस में क्या कहा है, डिटरमाइन दी मोलैलिटी, मोलैलिटी को डिटरमाइन करना है भाई। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैं बता देता हूं, हम थोड़ी देर बाद इसको डिस्कस करने वाले हैं। मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम। ये कैसे आया मैं अभी बताने वाला हूं, अभी फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है। अब वेट कितना है, वेट अभी आपको बताया था 15 ग्राम। क्लोरोफॉर्म का मोलर मास, अच्छा मोलर मास कैसे निकालते हैं ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं, अभी मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 119.5 इंटू, और इसका जो वॉल्यूम दे रखा है यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन इतना दिया हुआ है, तो वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम इक्वल टू 10⁶, ये दे रखा होगा ml में दिया हुआ है, इसको लीटर में चेंज कर लेना 10⁻³ हो जाएगा, 3 कम हो जाएगा,
और ये 10 की पावर 3 हो जाएगा। अब यहां से आपकी मोलैलिटी, इन दोनों को कैलकुलेट करके आपकी यहां से मोलैलिटी निकल के आ जाएगी। ठीक है ना बच्चों, अगर आपको इनकी कैलकुलेशन यानी कि फाइनल आंसर भी देखने हैं, हालांकि पीडीएफ में आपको आंसर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको फाइनल आंसर यहां पर देखने तो मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, मैं अगली बार से क्या करूंगा, हर न्यूमेरिकल का फाइनल आंसर भी आपको कैलकुलेट कर दूंगा। लेकिन मैं समझता हूं कि इसको कैलकुलेट करना आपके लिए ईजी होगा, इसलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली हम आगे चलते हैं। ठीक है ना बच्चों, इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगे तो बताना, बढ़िया क्वेश्चन है, करके जरूर जाना है, ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, छोड़ना है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अब हम बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस की, आगे के जो टॉपिक्स आने वाले हैं उनकी डेफिनेशंस की बात करते हैं। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले मोल फ्रैक्शन की, ठीक है ना, कुछ आगे जो न्यूमेरिकल आएंगे वो मोल फ्रैक्शन पे, मोलैलिटी पे इस तरीके के आएंगे, तो जिस पे भी न्यूमेरिकल आने वाले हैं उस डेफिनेशन को हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर मैं मोल फ्रैक्शन की बात करता हूं तो पहले मैं एक फॉर्मूला बनाता हूं इसका, उसके बाद इस डेफिनेशन को देखने वाले। मेरे पास एक बाइनरी मिक्सर है, बाइनरी मिक्सर तो समझ गए होंगे आप, ये क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या बना, ए बी बना। ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है भाई, ठीक है ना, और ये एक सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन है, ये बाइनरी सॉल्यूशन है। ठीक है ना, ये कैसा सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी तो समझ गए होंगे, बाइनरी सॉल्यूशन है ये, ठीक है ना भाई, समझ गए होंगे आप सभी, जिसके अंदर दो ही कंपोनेंट होते हैं। अब इसका मुझे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, तो देखो मैं कैसे लिखूंगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है ना, अब इतनी बात को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, याद रखना मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, एक्स से। तो मैं देखो इसको कैसे लिखूंगा, एक्स से मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या लिख दिया मैंने, एक्स ए, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है ना, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी। अब देखो भाई, ए प्लस बी का मतलब क्या होता है, नीचे तो सॉल्यूशन के अंदर दो ही कंपोनेंट है, एक ए है और एक बी है, दो ही कंपोनेंट है। तो इसके मोल को हमने Na से रिप्रेजेंट किया और इसके मोल को हमने Nb से रिप्रेजेंट किया। ठीक है ना, अब जिसके आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसको ऊपर लिखा जाता है, ठीक है ना, और नीचे हमेशा सॉल्यूशन के आएंगे। तो यहां से आपका फॉर्मूला बना और इसी से डेफिनेशन बनेगी। अब सुनो जरा कैसे बनाएंगे, इट इज द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट, पर्टिकुलर से लिखा जिसका आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसी का ऊपर लिखना है, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। नीचे हमेशा याद रखना ये जो मोल है ये किसके हैं, टोटल मोल है किसके हैं, सॉल्यूशन के, और ऊपर किसके हैं, पर्टिकुलर कंपोनेंट जिसका आप कैलकुलेट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आपको किसका करना है भाई, बी का करना है, ठीक है ना, इसका इस वाले का करना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, एक्स बी, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं। समझ में आ गई होगी बात, ये बात आपको सबको समझ में आ गई होगी। नीचे हमेशा सॉल्यूशन के लिखे जाएंगे लेकिन ऊपर हमेशा उसके लिखे जाएंगे जिसको आप कैलकुलेट कर रहे हैं। और कभी भी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू में x1 यानी कंपोनेंट फर्स्ट प्लस कंपोनेंट सेकंड इज इक्वल टू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। ये कहीं कहीं आपको फॉर्मूला xa प्लस xb, इसका मतलब कंपोनेंट फर्स्ट एंड कंपोनेंट सेकंड इज इक्वल टू 1 से कभी भी इसकी वैल्यू ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हमेशा xa या xb की वैल्यू 1 से कम ही आएगी, मैक्सिमम 1 तक जा सकती है। क्यों, नीचे देखो Na और Nb दोनों को मिलाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमेशा बड़ी होगी किससे, Nb से। भाई एक बात तो बताओ, अगर नीचे खाली Nb होता तो Nb से Nb कट जाता, इक्वल आ जाता, 1 आ जाता, लेकिन Nb की वैल्यू चाहे जो भी रही हो, सपोज दैट मान लेते हैं कि यहां पर Nb की वैल्यू 3, तो यहां पर भी Nb की वैल्यू क्या होगी 3। अब Na की वैल्यू चाहे 0.01 ही क्यों ना हो, लेकिन नीचे तो बड़ी हो गई, और जब नीचे बड़ी हो जाती है और ऊपर छोटी होती है तो वैल्यू कटने के बाद हमेशा आंसर जो होता है वो 1 से कम आता है। ठीक है ना, इसीलिए हमेशा याद रखना इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा नहीं होगी, ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है ना, तो डेफिनेशन याद होगी, इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, पर्टिकुलर कंपोनेंट, पर्टिकुलर वर्ड याद रखना क्यों लगाया, क्योंकि जिसकी आप निकाल रहे हैं उसी के, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है ना बच्चों, अब यहां से आपको एक तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है और एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। अब एक छोटी सी बात मैं आपको और बता देता हूं उसमें, ठीक है ना, सुनिए ध्यान से। अभी आपने देखा कि मैंने निकाला एक्स इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb, ठीक है ना।
तो मैंने कहा कि भाई ये सोल्यूट है और ये सोलवेंट है, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना कैसे बनाएंगे हम। अब सोलवेंट क्वांटिटी में ज्यादा है, अब क्वांटिटी में कैसे, जैसे मैंने कहा भाई ये मेरे पास 1 लीटर वाटर है, क्या है भाई 1 लीटर वाटर है मेरे पास, और मैंने क्या काम किया, इसके अंदर एक छोटी सी शुगर क्यूब डाल दी, छोटी सी, जो चीनी का एक छोटा सा दाना होता है क्यूब की तरह, उसके अंदर। तो क्या ये मीठा हो जाएगा? नहीं। क्यों नहीं हुआ भाई? क्योंकि वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी और सोल्यूट की क्वांटिटी काफी कम। तो उस केस में मैं ये कह सकता हूं कि एन बी मच ग्रेटर देन एन ए, ठीक है ना भाई। और जो क्वांटिटी कम होती है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, और नेग्लेक्ट करने की वजह से ये वाला फॉर्मूला कुछ ऐसे नहीं लिखा जा सकता, एक्स इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। ऊपर नेग्लेक्ट नहीं होगा क्योंकि ऊपर तो दिखेगा, जब तक ये शुगर क्यूब यहां पर है तब तक ये दिखेगी, लेकिन जैसे इसको इसके अंदर डाल दी जाए तो गायब हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना, ऊपर तो रहेगी। तो ये फॉर्मूला आपका कब बनता है? जब सोलवेंट को आपने क्या कर दिया, बहुत लार्ज क्वांटिटी में मान लिया, ठीक है ना। अब सभी को पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स वेट अपॉन मोलर मास के, ठीक है ना भाई। अब इस मोलर मास को मैं कैसे लिखने वाला हूं जरा देखना, ये ए है तो यहां पर ए, सिमिलरली अगर बी होगा तो क्या आएगा? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ठीक है ना। अब इस वैल्यू को मैं यहां पुट करता हूं तो ये किस तरीके से दिखाई देगा? एक्स ए इक्वल टू, क्या दिखाई देगा आप ध्यान से देखना, एक्स ए इक्वल टू डब्ल्यू ए, ठीक है ना भाई, एम बी अपॉन एम ए और डब्ल्यू बी, ये बना आपका फॉर्मूला, ठीक है ना भाई, ये फॉर्मूला बन गया आपका, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, और एक फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, एक इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है ना। इस बात को सही बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो अब चलिए कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, अब कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं मोल फ्रैक्शन रिलेटेड, ठीक है ना। जितना बता रहा हूं इतना करना है आपको, इतना करने से आपका काफी हो जाएगा, एक ही बार वीडियो को लगा के आराम से देखना है, ठीक है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ये 6 है, इसको ध्यान रखना। इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग 20%, ये 6 है, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। अब देखो क्या लिखा है, सबसे पहले आंसर की अगर मैं बात करता हूं तो गिवन क्या है, अगर मैं गिवन की बात करता हूं तो 20% लिखा गया है, और 20% लिखा गया तो इसका मतलब क्या हुआ, 20/100, और 20/100 का मतलब मैं लिख सकता हूं कि वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल 20 ग्राम, क्योंकि ये क्या है, सोल्यूट है, सभी को पता चल गया होगा, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। और इसके बाद 20% बस और कुछ नहीं, हाँ एक्वस, एक्वस का मतलब भैया वाटर दिया हुआ है, यानी कि वेट ऑफ वाटर इक्वल टू कितना, तो 100 में से बच्चों मैं 20 को माइनस कर देता हूं, यानी कि सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट इक्वल टू सोलवेंट, तो मेरा यहां पर निकल के आ जाएगा कितना, कितना निकल के आ गया 80 ग्राम, ठीक है ना। इसको मैं केजी में भी कन्वर्ट कर देता हूं तो 0.080 केजी, केजी में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइडेड बाय 1000 करके, ठीक है ना। यूज में आएगा इसीलिए कर दिया है, नहीं आएगा तो यूज नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है ना, इतनी बात ध्यान रहेगी। अब मेरे पास दो चीजें हैं, ठीक है ना, क्या क्या चीजें हैं, मैं यहां पर ये मैंने कैलकुलेट कर दिया, अब मैं इसको दोबारा से एक बार लिख देता हूं, तो मैं वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कितना दे रखा है भाई, 20 ग्राम, ठीक है ना बच्चों, और वेट ऑफ वाटर इक्वल टू कितना दे रखा है, 80 ग्राम दे रखा है, ठीक है ना। अगर मैं इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लूं, मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, इसको मैं लिख देता हूं इसको फॉर्मूले की फॉर्म में, C2H6O2, तो बच्चों इसको कैलकुलेट करोगे 62 आ जाएगा ग्राम पर मोल, ठीक है ना भाई। और इसका कैलकुलेट करोगे वाटर का मोलर मास तो आपको सबको ही पता है, मोलर मास ऑफ H2O कितना होता है, 18, सबको पता होगा ग्राम पर मोल। यूनिट लिखनी बहुत जरूरी है, इस बात को ध्यान रखना न्यूमेरिकल करते समय, क्योंकि यूनिट के मार्क्स होते हैं, ठीक है ना भाई। अब आपको क्या करना है, देखो इस वाले डेटा से इसके मोल कैलकुलेट कर लेंगे, इथाइलिन ग्लाइकोल के, क्या फॉर्मूला बनेगा, वेट अपॉन मोलर मास, यानी कि WE अपॉन ME, WE कितना है 20 ग्राम, ME कितना है 62, इस डेटा से इसके कैलकुलेट कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर, ये कितना दे रखा है 80, ये कितना है 18, ठीक है ना भाई। अब इसके बाद क्या करना है आपको, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना, तो मैं लिखता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इक्वल टू
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ये कैसे आया? अभी नहीं फॉर्मूला पढ़ा था? क्या पढ़ा था? भूल गए इतनी जल्दी? क्या पढ़ा था? इतनी जल्दी भूल गए? देखो क्या पढ़ा था। एक्स ए इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये पढ़ा था नहीं पढ़ा था? तो ए की जगह मैंने क्या लिख लिया है? ई। और बी की जगह मैंने क्या लिख लिया? डब्ल्यू। अब इनकी वैल्यूज को पुट कीजिए। इसकी वैल्यू क्या है? 20 डिवाइडेड बाय 62। इसकी वैल्यू क्या है? 20 डिवाइडेड बाय 62 प्लस इसकी वैल्यू क्या है? 80 डिवाइडेड बाय 80। ठीक है ना? और यहां से आपका कैलकुलेट हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। क्लियर? ये बात आपको ध्यान रहेगी। ठीक है ना? जिसको समझ नहीं आया एक बार दोबारा से वीडियो को देख लेगा, कोई दिक्कत नहीं। जो बच्चे जिनकी कैलकुलेशन थोड़ी वीक है तो वो क्या काम करेंगे, इसको इससे डिवाइड करके यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, इसको यहाँ डिवाइड करके इसकी वैल्यू आ जाएगी, तब उसको यहाँ पुट करेंगे। ठीक है? यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैथमेटिक्स वाला बच्चा तो समझता होगा कि ये कैसे किया गया है, लेकिन हर किसी की समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना? ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान रखना, इसको यहाँ कैलकुलेट करके आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? ठीक है, मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अभी। अच्छा हाँ, कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। मोलैरिटी का क्वेश्चन आने वाला है, इसका मतलब ये है मोलैरिटी का क्वेश्चन आने वाला, तो पहले मोलैरिटी की डेफिनेशन को हम देखने वाले हैं। ठीक है? अगर मैं बात करता हूं मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी की डेफिनेशन इसके फॉर्मूले से बनाई जा सकती है भाई। देखो, मोलैरिटी इज इक्वल टू, क्या लिखूं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, याद रखना ऊपर सोल्यूट लिया गया है, अपॉन क्या लिखूं? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना? और यहां छोटा सा मैं मेंशन कर देता हूं इन लीटर। इसको लीटर में लिया जाता है बच्चों। किस में लिया जाता है? लीटर में लिया जाता है। ठीक है ना? अब इसको मैं सिंबल में कन्वर्ट करता हूं। मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना। नंबर ऑफ मोल्स को आप देखा होगा अभी थोड़ी देर पहले आपने, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं भाई? एन से। और वॉल्यूम को किससे करते हैं भाई? वी से। तो ये फॉर्मूला बना आपका, ये बना आपका फॉर्मूला। इसकी यहां यूनिट भी चेक कर लेते हैं। अगर मैं यूनिट की बात करता हूं बच्चों, तो इसकी यूनिट क्या आने वाली है? देखो ध्यान से, ऊपर क्या लिखा है? मोल, नीचे क्या लिखा है? वॉल्यूम। तो मैं क्या लिख सकता हूं? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ठीक है ना? ऊपर क्या लिखा? मोल, और नीचे वॉल्यूम लिखा, तो वॉल्यूम की यूनिट क्या? लीटर। तो क्या लिखा? मोल पर लीटर। इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूं कभी कभी, मोल लीटर इनवर्स, और कैपिटल एम भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है ना? अब और आप अभी सभी जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है भाई? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है वेट अपॉन मोलर मास। तो जब एन की वैल्यू को मैं यहां पुट करूंगा, इस वाली एन की वैल्यू को मैं यहां पुट करूंगा, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एम इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास इनटू क्या कर देता हूं भाई? वॉल्यूम कर देता हूं। ठीक है? तो ये वाला फॉर्मूला हमने अभी थोड़ी देर पहले जो न्यूमेरिकल किया था ना, क्लोरोफॉर्म वाला, उसमें यूज किया था। ये कैसे बना? ये आ गया। अब इसकी डेफिनेशन भी यहां से याद की जा सकती है। देखो क्या लिखा है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है? इट इज डिनोटेड बाय एम। ठीक है ना? डेफिनेशन याद की जा सकती है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है ना? तो ये वाला फॉर्मूला भी हम यूज करेंगे। यूनिट तो आप देखेंगे ही देखेंगे। ठीक है ना? और एक फॉर्मूला ये यूज करने वाले हैं। तो ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं क्या है आगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मोलैरिटी दे रखी है भाई। मोलैरिटी और मोलैरिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अभी आपने फॉर्मूला किसका देखा था? ये देखा था आपने, अभी आपने फॉर्मूला किसका देखा था? कैपिटल एम इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम, ये देखा था। ठीक है ना भाई? अब हम देखने वाले हैं इसका फॉर्मूला मोलैरिटी का। तो सबसे पहले ध्यान रखना, मोलैरिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते। ठीक है ना? अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये सिमिलर है पहले की तरह ही। ठीक है ना? लेकिन नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा मास ऑफ सोलवेंट। क्या आएगा भाई? मास ऑफ सोलवेंट। ठीक है ना बच्चों? और मास ऑफ सोलवेंट आएगा तो इसको, सोलवेंट के मास को हम किस में लेने वाले हैं? इन केजी। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है ना? तो अब स्मॉल एम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को किससे रिप्रेजेंट करें? एन से, और मास को किससे रिप्रेजेंट कर दे? डब्ल्यू से। तो इसका फॉर्मूला ये बना, स्मॉल एम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सोलवेंट, डब्ल्यू।
अगर मैं यूनिट की बात करता हूं तो यूनिट यहीं से देख लेते हैं, ऊपर क्या लिखा है मोल, तो मैंने मोल ही लिखा, और नीचे क्या लिखा है केजी, तो मैं क्या लिखूंगा मोल पर केजी। ठीक है ना, याद रहेगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं भाई, मोल केजी इनवर्स, ठीक है ना, और स्मॉल एम। ठीक है ना बच्चों। और आप सभी को पता है नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, वेट अपॉन मोलर मास के। तो जब ये वाली वैल्यू में यहां पुट करूंगा तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, जरा देखो ध्यान से। स्मॉल एम इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम एम इंटू डब्ल्यू। अब यहाँ पे तो दो डब्ल्यू हो गए, एक तो ये वाला एक ये वाला, तो कोई बात नहीं, इसको 2 और इसको 1 अकॉर्डिंग टू दी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में 2 और 1 लिया तो हमने ऐसे लिया। ठीक है ना। और इसको मैं क्या लिखने वाला हूं, ये किसका मास है, तो याद रखना ये सोल्यूट है, और ये क्या है भाई, नीचे सोलवेंट है। किसका है भाई, सोलवेंट का, और वो भी किस में लिया गया है, केजी में लिया गया है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, क्या ध्यान रखने वाले हैं या नहीं। ध्यान से देखते रहो, काम की चीजें बता रहा हूं सारी, पढ़ा होगा आपने, लेकिन जीरो से ही शुरुआत करनी है। ठीक है ना, जीरो से तभी तो हीरो बनोगे। ठीक है ना भाई। अब एक छोटी सी बात आपको यहां पर ऐड कर लेनी है। क्या ऐड कर लेनी है, आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोलैलिटी में से और मोलैरिटी में से कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है ना, किसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, मोलैरिटी पे पड़ेगा या मोलैलिटी पे पड़ेगा। ठीक है ना भाई, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, मोलैलिटी पे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा या मोलैलिटी पे पड़ेगा। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, मोलैलिटी के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट होने वाला है। किसका इफेक्ट होने वाला है, टेम्परेचर का। क्यों होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, वॉल्यूम, और वॉल्यूम कौन सी स्टेट के लिए लिया जाता है, लिक्विड स्टेट के लिए, और लिक्विड स्टेट टेम्परेचर से इफेक्ट होती है। इसमें क्या है, सॉलिड है, सॉलिड टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता, इसके अंदर क्या है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम होने की वजह से ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो याद रहेगा, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करने पर मोलैरिटी की क्वांटिटी, मतलब जो मोलैरिटी की वैल्यू है वो घट बढ़ सकती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है ना बच्चों, याद रहेगा सभी को। चलिए आप कुछ और देखने वाले हैं हम। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यस ये क्वेश्चन दिया गया है यहां पर। ठीक है ना, ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। मैं इसको करके दिखाता हूं, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। ठीक है ना भाई, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा कैलकुलेशन करने में। ये क्वेश्चन 3 पार्ट में करके दिया गया है। तो सबसे पहले पार्ट में आपको क्या कैलकुलेट करना है भाई, मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है ना, क्या कैलकुलेट करनी है, मोलैलिटी। जब भी आएगा 3 नंबर में आएगा क्वेश्चन, ठीक है ना, इससे पहले नहीं आएगा, इससे कम में नहीं आएगा। 20% का मतलब आप समझ गए होंगे, क्या समझ गए होंगे कि आई का मतलब कितना है, 20 ग्राम है भाई। ठीक है ना, पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था 20% का मतलब। अगर मैं एक्वस की बात करता हूं तो इसका मतलब इसमें वाटर है, तो यानी कि वेट ऑफ वाटर इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 80 ग्राम आ जाएगा। ये आपको पता चल गया वो कैसे आया। इसको मैं केजी में कन्वर्ट कर लेता हूं, यूज होगा तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं, डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया। अब मुझे मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, तो मोलैलिटी स्मॉल एम इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, वेट अपॉन मोलर मास इनटू डब्ल्यू, यानी कि W2 अपॉन W1 ये होता है। ठीक है, अब W1 की वैल्यू क्या होगी, देखो जरा, W1 की वैल्यू क्या होगी, देखो जरा, W1 की वैल्यू होगी 20। ठीक है ना, और मोलर मास क्या है KI का, अभी निकालना भी बता देता हूं। KI का मोलर मास मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, 127 प्लस 39, अच्छा 166 आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना, इनटू ये कितना है 0.080, ऐसे। ये कैसे आया मैं भी बताता हूं। ठीक है ना, ये कैसे आया मैं बताता हूं। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है ना भाई। अगर मैं बात करता हूं मोलैरिटी की, अच्छा मोलैरिटी को आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, एक मेथड में आपको और बता देता हूं, और ये कर सकते हैं आप सीबीएसई में, कोई दिक्कत नहीं है, इसके मार्क्स मिले हैं। ठीक है ना, हम तो हर साल बोर्ड की कॉपी चेक करने जाते हैं, तो हमें पता है इस बारे में किसके मार्क्स होंगे किसके नहीं होंगे, तो इसमें मिलते हैं। तो मोलैरिटी का एक फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी इक्वल टू परसेंटेज इंटू 10 इंटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये लगेगा तभी जब परसेंटेज और डेंसिटी दे रखी होगी। अगर परसेंटेज और डेंसिटी नहीं तो इस फॉर्मूले को आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब देखो परसेंटेज कितनी दे रखी है, 20 इंटू 10 फॉर्मूले में ही है, इंटू डेंसिटी, डेंसिटी दे रखी है 1.202 अपॉन मोलर मास कितना दे रखा है भाई, मोलर मास 166। तो यहां से कैलकुलेट करके आप मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, मोलैरिटी। ठीक है ना, ये फॉर्मूला कैसे आता है, ये अब इसका समय नहीं है, अब आप इसको डायरेक्टली याद करेंगे भाई। ठीक है ना, इतना टाइम नहीं है कि हर फॉर्मूले को ड्राइव करके बताया जाए। ठीक है ना, जब हम कभी इसको पढ़ाएंगे दोबारा से तो
इसको डीप में बताएंगे ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हो गया है, अभी आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद हो ही गया होगा, आप मेरे साथ साथ पढ़ रहे हैं तो एक फॉर्मूला ये हो गया। आप इन चीजों को नोट करते रहे ना, ठीक है ना बच्चों। एक छोटी सी कॉपी बना लो, उस कॉपी में सारी चीजें नोट कर लो। नोट करने से आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है कि अब जब रिवाइज करेंगे ना तो बहुत इजीली और बहुत जल्दी से रिवाइज हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। सभी ध्यान रखेंगे। अब इसका जो तीसरा पार्ट है वो मोल फ्रैक्शन का है। मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन मैंने अभी आपके सामने किया था, तो इसको आप खुद अटेम्प्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। इस एरिया को आपको खुद अटेम्प्ट करना है। अगर किसी को फिर भी डाउट लगता है तो बता देना, एक बार से करवा दूंगा मैं, ठीक है ना। चले आगे ध्यान से। जितने भी क्वेश्चन लिख रहा हूँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको करना है अच्छे से, कॉपी में कर लेना, ठीक है ना। एक बार खुद करके देखना है। खुद करके देखने से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप जो है पेपर में अटेम्प्ट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे भाई, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और हाँ ये थोड़ा सा ध्यान रखना, डीसी कैंपस का ये टेलीग्राम चैनल है, इसको पीडीएफ के लिए इसको जरा आप क्या कर लें, ज्वाइन कर लें, ठीक है ना। और आगे की लेक्चर अगर आप कंटिन्यूसली देखना चाहते हैं तो डीसी कैंपस का सब्सक्राइब भी कर लेना यूट्यूब चैनल, ठीक है ना भाई। ये काम की बात है, ठीक है ना, ये काम आएगा आपको, ठीक है ना, अगर आप इसको वो कर लेते हैं सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड टू मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब जब भी आए ना भाई, एक्वस जब भी आए वाटर रहता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी, आपको यूरिया तो दिख रहा है, ये रहा यूरिया, ठीक है ना, लेकिन बाकी क्या है, तो एक्वस का मतलब वाटर होता है, तो वाटर कहाँ है ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, आंसर की, सॉरी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन तो लिखा ही है भाई। आंसर की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। एक तो मोलैलिटी वाले फॉर्मूले से किया जाता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उस फॉर्मूले से इसको ना करें, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि उसको प्रीफर नहीं किया गया, उस पर मार्क्स देने की पॉसिबिलिटीज थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन आप इसको इस तरीके से ही करना है जैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे कि 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन मींस, इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब यह होता है कि 0.25 मोल ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोलवेंट। किसमें भाई, 1 kg ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट का मतलब यहां पर वाटर से, तो इसका मीनिंग ये हुआ। तो मैं ये कह सकता हूं सीधी सीधी सी बात इस लाइन से, ये लाइन फिर आएगी, ये कई जगह आती है, कई क्वेश्चंस में ऐसा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 0.25, ठीक है ना। और नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, वेट अपॉन मोलर मास के बराबर होता है, ठीक है ना भाई। तो वेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं, 0.25, इसका जो मोलर मास होता है वो 60 होता है। अब इसका जो वेट आ जाएगा ना बच्चों वो 1.5 ग्राम आ जाएगा, नहीं 15 ग्राम आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा भाई, 15 ग्राम आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये मोलर मास कैसे आया, अभी बस इसको ही डिस्कस करने वाले हैं इसके बाद, ठीक है ना भाई। अब यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। अगर मैं मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लूं तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, यही तो फॉर्मूला होता है भाई, ठीक है ना। ये कैसे आया तो पता चल गया होगा ना आपको, ये वाला फॉर्मूला तो सभी ने पढ़ा है कि नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, वेट अपन मोलर मास के, तो वेट निकाल लिया, क्या ही बात है इसमें, ठीक है ना। अब सोल्यूट कितना है इसमें, 15 ग्राम, सोलवेंट कितना, 1 kg। 1 kg को मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, 1000 ग्राम में कर दूंगा, नहीं कर दूंगा भाई। 1 kg जो है 1000 ग्राम के बराबर होगा, नहीं होगा, तो ये कितने के बराबर आ गया, 1015 ग्राम के बराबर आ गया। अच्छा इसको अगर मुझे केजी में लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा भाई, ये लिख दूंगा, डिवाइडेड बाय 1000 कर दूंगा, नहीं कर दूंगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, 1.015 ग्राम, सॉरी केजी। तो क्या मैं यहां पर एक स्टेटमेंट लिख सकता हूं कि 1.015 केजी सॉल्यूशन कंटेन यूरिया इक्वल टू कितना, 15 ग्राम, ठीक है ना भाई। देखो ध्यान से, इसके अंदर ये कितने ग्राम है, 15 ग्राम है, और ये कितने ग्राम है, 1000। तो मैंने इस बात को लिख दिया ना, ग्राम में ना लेके मैंने केजी में ले लिया,
ठीक है ना बच्चों, मैंने किसमें लिया, केजी में लिया, देखो ध्यान से, ये केजी में, तो मैंने क्या लिखा 1.015 केजी सॉल्यूशन कंटेन यूरिया इक्वल टू 15 ग्राम। तो 1 केजी कितना कंटेन करने वाला है, ठीक है ना भाई, यूरिया, तो मैं क्या लिखूंगा 15 डिवाइडेड बाय 1.015, और मुझे कैलकुलेट कितने में करना है, 2.5 केजी में करना है, तो भाई तो मैं लिख दूंगा 2.5 केजी सॉल्यूशन कंटेन यूरिया इज इक्वल टू 15 अपॉन 1.015 इंटू 2.5, ठीक है ना भाई। अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद जहां तक मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है तो 37 ग्राम के आसपास आ जाना चाहिए, बाकी जो होगा देख लेंगे आप, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना है बोर्ड में, मोलैरिटी वाले फॉर्मूले से इसको किया जाता है, कई बार कई लोग सिखाते हैं करते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको इसको इसी मेथड से करना चाहिए, इस मेथड से इसके मार्क्स कटने के चांसेस जीरो हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपको पता है, मास ऑफ सॉल्यूशन पता है आपको, सोल्यूट प्लस सोलवेंट आपको पता है, ठीक है ना, बस यही तो लिखना है कि इसके अंदर इतने ग्राम ये प्रेजेंट है, इतने में कैलकुलेट करना है, ठीक है ना बच्चों, इतनी बात ध्यान रखेंगे, ध्यान रहेगी क्या सभी को, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यस बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन। पहले मास निकालना सिखाता हूं पहले, ठीक है ना, पहले मास समझिए, पहले मास समझिए, ठीक है ना। एक सिंपल से एग्जांपल से लेता हूं, मैंने कहा वाटर का मोलर मास निकालो, तो सभी जानते हैं मास निकालने के लिए एटॉमिक मास का पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है क्या है, ये एटॉमिक मास क्या है भाई, ये एटॉमिक मास, याद रखना मास है इनटू टू, टू क्यों लिया भाई, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स कितने, दो है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इक्वल टू कितना आ गया 18, तो 18 आ गया, इसकी यूनिट क्या होती है ग्राम पर मोल, ठीक है। अगर मैं CO2 की बात करता हूं, अभी बड़े पे भी चलते हैं, कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू टू इज इक्वल टू 44, क्लियर। अगर मैं बात करता हूं ग्लूकोज की C6H12O6, ठीक है भाई, C6H12O6, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 इंटू कितना कर दिया मैंने 6, क्योंकि 6 टाइम है, प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 1 इंटू कितना कर दिया 12, ऑक्सीजन कितना होता है 16 इंटू कितना कर दिया 6, यानी कि मास इंटू नंबर ऑफ एटम, मास इंटू नंबर ऑफ एटम, मास इंटू नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 180, ठीक है ना बच्चों। इस तरीके से मास कैलकुलेट किया जाता है, ये आपको नहीं 11th क्लास में सीखा होगा, मैं तो एक बार जस्ट रिवाइज करवा रहा था ताकि आपका रिवाइज हो जाए तो आपको इजी लगेगा, ठीक है ना भाई। चले आगे, चलिए अगर मैं बात करता हूं अब आगे इस क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन बढ़िया है, पेपर में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी भी काफी है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लगेगा आपको, लेकिन है आसानी, ठीक है ना। अब इसने कहा हाउ मेनी ml ऑफ HCl, सबसे पहले इसने कहा हाउ मेनी ml, तो ml कहा तो वॉल्यूम पूछ लिया, मैं लिख देता हूं किसका, वॉल्यूम ऑफ HCl इन्होंने कैलकुलेट करने के लिए कह दिया। इसकी मोलैरिटी दे रखी है, मोलैरिटी कितनी दे रखी है भाई, इतनी दे रखी है। रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली 1 ग्राम मिक्सचर, अब देखो भाई दो चीजें हैं मिक्सचर के अंदर, एक तो Na2CO3 प्लस एक क्या है NaHCO3 इज इक्वल टू 1 ग्राम, इन दोनों को मिलाया तो 1 ग्राम है। अब मुझे नहीं पता ये कितना ये कितना, तो मैं इसको लेट कर लेता हूं, ये तो है x और ये कितना है भाई 1 माइनस एक्स, समझ में आया मैंने क्या किया, इसकी क्वांटिटी x है, इसकी क्वांटिटी क्या 1 माइनस एक्स है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसके मोल और इसके मोल कैलकुलेट कर लेता हूं पहले, तो मैं लिखता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ये इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मोलर मास, ये तो फॉर्मूला होता है, अरे नहीं भाई, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मोलर मास, ठीक है ना, याद रहेगा, वेट अपॉन मोलर मास, वेट कितना दे रखा है इसका x, इसका मोलर मास जो आएगा 106, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, कैसे कैलकुलेट किया मैंने अभी बताया था आपको, ऐसे ही कर लेंगे। इसके बाद NaHCO3 का निकालेंगे भाई, NaHCO3 का तो क्या आएगा, फिर से वेट अपॉन मोलर मास आएगा इज इक्वल टू, अब की बार जो वेट है वो कितना है 1 माइनस एक्स, ये वाला, ये देखो 1 माइनस एक्स अपॉन 84, ठीक है ना, याद रहेगा, इतनी बात ध्यान रहेगी, दोनों के मोल निकल के आ गए। अब इसमें क्वेश्चन में एक वर्ड दिया कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट, इक्विमोलर का मतलब दोनों के मोल्स इक्वल हैं, तो मैं यहां पर लिखूंगा क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, इसके आंसर में लिखूंगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3
इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3। ठीक है ना बच्चों। अब इसके मोल कितने हैं, x अपॉन 106, इसके मोल कितने हैं 1 - x अपॉन 84। तो मैं समझता हूं यहां से आप x कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है ना भाई। और जब आपका x कैलकुलेट होके आ जाएगा, x यहां पर आएगा 0.05, मतलब कुछ अप्रोक्स लिख रहा हूं मैं भाई, एक्यूरेट वैल्यू आप खुद देख लेंगे। ठीक है ना, कैलकुलेट ही तो करना है। अगले लेक्चर में आप बताएंगे कैलकुलेशन चाहिए नहीं चाहिए। ठीक है, अगर चाहिए तो बताना, ये भी कर देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आपके मार्क्स आने चाहिए। ठीक है ना। ठीक है ना, आपको वीडियो ध्यान से देखनी है बस। गारंटी है जितनी वीडियो मैं बना रहा हूं इन सबको एक साथ आप बैठ के एक चैप्टर को तैयार करके देखना, फिर फील करेंगे कि यार ये चैप्टर रेडी हो गया। ठीक है ना भाई, इतनी बात ध्यान रखनी है। अब इस x की वैल्यू को जब आप यहां कैलकुलेट करेंगे, मतलब पुट करेंगे सॉरी, तो 0.0556 डिवाइडेड बाय 106, और इक्विमोलर है तो जो इसका आएगा वही इसका आने वाला है, लेकिन चाहे तो लिख सकते हैं भाई कितना 1 - 0.556 अपॉन 84। तो यहां से आपकी क्या निकल के आ जाएगी, x निकल गया, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे, x तो निकल के आ गया, नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे दोनों के, किसके, इसके भी और इसके भी। ठीक है ना। अब ये तो इसका फर्स्ट हाफ है, ये आपको इजी लगा होगा, इसमें आपको डिफिकल्ट कुछ नहीं लगा होगा, ये इजी लगा होगा। लेकिन इसका जो सेकंड हाफ है, ठीक है ना, इसका जो सेकंड हाफ है वो लगभग इतने मोल आने चाहिए, इसका जो सेकंड हाफ है। ठीक है ना। अब उसमें जरा समझना, इन्होंने क्या काम किया था, 1 ग्राम मिक्सर लिया था, इसके अंदर HCl ऐड कर दिया था। समझ रहे हो क्या कर रहा हूं मैं भाई। इस मिक्सर के अंदर, इस वाले मिक्सर के अंदर इन्होंने क्या ऐड किया था, HCl। अब जब HCl इसके अंदर ऐड किया तो HCl के मॉलिक्यूल इससे भी रिएक्ट करने वाले हैं और HCl के मॉलिक्यूल इससे भी रिएक्ट करने वाले, दोनों से रिएक्ट करने वाले। ठीक है, तो याद रखना इसके साथ में कितने मोल रिएक्ट करेंगे, तो इसके साथ में भाई 2 मोल रिएक्ट करेंगे, और करने के बाद क्या बनाएंगे, देखो ध्यान से, 2NaCl बनाएंगे, क्लियर, और H2O बनाएंगे, सिंगल H2O बनाएंगे, और क्या बनेगा भाई, CO2 बनेगा। तो कितने मोल यूज किए, 2, यानी कि इसका 1 मोल इसके 2 मोल के बराबर है। ठीक है ना। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl यूज इन दिस रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन किसके साथ में, इसके साथ में। तो इस केस में तो बच्चे जो भी मोल आपके दिए गए हैं उसमें 2 की मल्टीप्लाई होनी है, ऐसे। अब दूसरी रिएक्शन क्या दे रखी है, NaHCO3, इससे साथ भी HCl रिएक्ट करेगा। तो यहां पर देखो एक ही मॉलिक्यूल यूज होगा और CO2 बनेगा और वाटर बन जाएगा भाई। तो आप नोट करना कितने मॉलिक्यूल, इतने। तो इसके मॉलिक्यूल कितने यूज हो गए इसके साथ में, इतने यूज हो गए। समझो जरा, दोबारा से समझो इसको, समझना ध्यान से, यही समझने वाली बात है, तो इजी था इधर वाला। जब 1 ग्राम मिक्सर के अंदर 2 कंपोनेंट थे, ये वाला और ये वाला, दोनों थे। अब हमने क्या काम किया, इसके अंदर HCl ऐड किया। जैसे हमने HCl ऐड किया तो HCl के 2 मोल तो इसके साथ रिएक्शन करने चले गए और 1 मोल इसके साथ रिएक्शन करने चला गया। तो इसके 2 मोल, इसका 1 मोल इसके इतने के बराबर, क्योंकि इक्विमोलर अमाउंट है, और इसके 2 मोल में करना तो 1 मोल की वैल्यू थी, 2 की कितनी हो जाएगी, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। समझे नहीं समझे। तो अब टोटल मोल कैसे निकालूंगा मैं, टोटल मोल यानी कि N किसके, ऑफ HCl इक्वल टू क्या करूंगा, इसको और इसको जोड़ दूंगा, तो 2 इंटू 0.0556 प्लस 0.0556। ठीक है ना भाई, ये लगभग 0.157 के आसपास आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई। ठीक है, अब ये मोल निकल के आ गए। अब हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है भाई, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मुझे वॉल्यूम फाइंड करना था, तो इनटू मोलैरिटी। अब मोलैरिटी तो मुझे पहले से ही पता है 0.1 है, ये देखो यहां से निकाल के ये आई। ठीक है ना भाई, और ये आएगा लगभग, ये आएगा मेरे हिसाब से 1.57 के आसपास आना चाहिए, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो भाई ये आ जाएगा 1.57, तो ये आ जाएगा 0.157 लीटर। और अगर मैं इसको ml में देखना चाहता हूं बच्चों, किस में देखना चाहता हूं, ml में, तो 157 ml के आसपास आ जाएगा। ठीक है ना, कैलकुलेशन आप देख लेंगे, बाकी क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाना चाहिए था, ये मैं देखना चाहता था। ठीक है ना भाई, तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लगेगा आपको, लेकिन है बहुत बढ़िया, 2 नंबर में आएगा भाई, 2 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ध्यान से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना भाई, चले आगे, चलिए
इसके बाद हम देखने वाले हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, ठीक है ना भाई, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें बस एक छोटी सी बात ये है, ये 22 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल और 200 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सिर्फ इसलिए डाला है कि अगर मैं आपसे पूछूं सोल्यूट क्या है, तो सोल्यूट में आप एक चीज ध्यान रखते हैं, जो क्वांटिटी में कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा क्वांटिटी वाला है, क्योंकि जो सोलवेंट है ना भाई, वो सोलवेंट हमारा क्या है, वाटर है। और वाटर की क्वांटिटी कम हो या ज्यादा हो, वाटर हमेशा यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह काम करता है, बस इसमें यही अलग है। तो वाटर कम होने के बाद भी 200 ग्राम है, कम है क्वांटिटी में, इससे कम है, कम होने के बाद भी एज ए सॉल्वेंट काम करेगा। इस क्वेश्चन को बस इसी वजह से यहां पे डाला गया है, ठीक है ना भाई, याद रहेगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है आपको, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब हेनरी लो का जो टॉपिक है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है ना। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में आप बताएंगे। अगर आप इसी तरीके से आगे वीडियो चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन, आपका वॉचिंग हमारे लिए मोटिवेशन है, ठीक है ना। और ये चलता रहेगा तो हम कंटिन्यूसली वीडियो में बने रहेंगे, यानी कि आपको कंटिन्यूसली वीडियो देते रहेंगे, ठीक है। ये लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए मैं इस टॉपिक को यानी कि हेनरी लो को मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय।